डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा यूनिट है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उसके बाद हम इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की स्टडी करेंगे, देन फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड देन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को हम क्या कहलाते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल कंपाउंड्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो एलिमेंट्स क्या हैं? द एलिमेंट्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? बायो एलिमेंट्स। अप्रॉक्सीमेटली 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से सिर्फ 25 एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और क्या कहलाते हैं? बायो एलिमेंट्स। और ह्यूमन बॉडी में उनमें से सिर्फ और सिर्फ 16 बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से 6 जो है 99% ऑफ द टोटल मैस पे कंसिस्ट हैं, और बाकी ओनली 1% जो है वो क्या कहलाते हैं? 10 माइनर बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर ओनली 1% ऑफ द टोटल मैस। सबसे पहले जो 6 मेजर बायो एलिमेंट्स हैं उनकी एग्जांपल आ जाती है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। उसकी परसेंटेज यहाँ पर दी गई है। बाकी जो 10 माइनर बायो एलिमेंट्स हैं पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन, इनकी भी यहाँ पर परसेंटेजेस दी गई हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल द मॉलिक्यूल्स विद लो मोलेकुलर वेट आर कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल। एग्जांपल आ जाएगी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? विद हाई मोलिकुलर वेट। एग्जांपल प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स विच आर जनरली क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल में आ जाते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर स्मॉलर यूनिट्स हैं जो मिलकर क्या बना देते हैं? पॉलीमर्स यानी लार्जर यूनिट बना देते हैं। Monomer, a molecule that may react chemically to another molecule of the same type to form a larger molecule, यानी सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर 2 मिलेंगे तो डाइमर बनेगा, 3 मिलेंगे तो ट्राइमर, 4 मिलेंगे तो टेट्रामर, और बहुत सारे 4 से ज़्यादा मिलेंगे तो पॉलीमर बना देंगे, एटसेट्रा। द सिंपलेस्ट यूनिट और द रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड ऑफ द सिंपलेस्ट यूनिट और द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ पॉलीमर। पॉलीमर क्या है? मेड अप ऑफ सेम बेसिक फंक्शनल यूनिट, यानी मोनोमर्स। सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स मिलते हैं तो पॉलीमर बनता है। अ सब्सटेंस विच हैज़ अ molecular structure built up chiefly or completely from a large number of similar units bonded together. Examples proteins, cellulose, and nucleic acids. Polymer molecules made of small repeating molecular building blocks called monomers. यानी एक जैसे मोनोमर्स के ब्लॉक्स मिलते हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर। द प्रोसेस polymerization किया द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ relatively high molecular mass is known as polymerization. मोनोमर्स के मिलने से पॉलीमर का बनना क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। 4 फंडामेंटल काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। Carbohydrates are present in the cytoplasm of the cell or it provide fuel for the metabolic activities of the cells. Proteins क्या हैं? They are present in the membranes, ribosomes, cytoskeleton and enzymes of the cells. Lipids are present in the membranes and cytoplasm. Lipids provide a reserved energy source, shape, protect and insulate the cells. Nucleic acid में क्या है? DNA is present in chromosomes. It controls cellular activity. RNA is present in nucleoplasm and cytoplasm. RNA क्या करती है? DNA से इंफॉर्मेशन लेती है और प्रोटीन में बनाने में हेल्प करती है। उसके बाद हमने देखने कंडेंसेशन प्रोसेस किया है और हाइड्रोलिसिस प्रोसेस किया है। कंडेंसेशन में क्या होता है? सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। अ मैक्रोमोलिक्यूल इज हाई मोलेकुलर वेट कंपाउंड विच इज मेड फ्रॉम मैनी रिपीटिंग यूनिट्स मॉलिक्यूल्स बिल्ट लाइक दिस आर नोन एज पॉलीमर्स। यानी मोनोमर्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स। और मोनोमर इट इज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द पॉलीमर आ जाएगा। द इंटरकन्वर्जन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर कैरिड आउट बाय टू प्रोसेसेस विच आर नोन एज कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। कंडेंसेशन में क्या होता है? व्हेन टू मोनोमर्स ज्वाइन यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप और हाइड्रोजन मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन। पहले हम यहाँ देखते हैं। अ हाइड्रोक्सल ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम वन मोनोमर एंड अ हाइड्रोजन ग्रुप is removed from the other monomer to make water, and as a result a bond is synthesized between the monomers. The product of such reaction is called dimer. If the same reaction is repeated several times the resulting molecule will be a polymer. यानी जब दो मोनोमर्स मिलते हैं तो पहले मोनोमर में से OH ग्रुप निकलेगा और दूसरे मोनोमर में से H ग्रुप निकलेगा। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट्स में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ये इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जबकि हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होगा और प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी और प्रोडक्ट्स में जो है डिवाइड हो जाएगा। एक के पास एच जाएगा और दूसरे के पास OH। तो वो क्या कहलाएगी? हाइड्रोलिसिस। उसके बाद हम देखते हैं कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन। सिंथेसिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर रिमूव होता है, डिहाइड्रेशन हो रही है और बॉन्ड बन रहा होता है। कंडेंसेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, तब तक टेक्स प्लेस नहीं होता जब तक प्रॉपर एंजाइम मौजूद ना हो और मोनोमर्स जो हैं अपने एक्टिवेटेड एनर्जी रिच फॉर्म में मौजूद ना हो।
उसके बाद देखते हैं हाइड्रोलिसिस क्या। हाइड्रोलिसिस क्या होती है? इट इज़ द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन में प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल बन रहा था, लेकिन हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? रिएक्टेंट्स में वाटर मॉलिक्यूल होता है। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस एन OH ग्रुप फ्रॉम वाटर इज अटैच्ड टू वन मोनोमर एंड H इज अटैच्ड टू वन मोनोमर एंड H इज अटैच्ड टू द अदर मोनोमर. Actually, all digestion reactions are the example of hydrolysis, which are controlled by the enzymes such as carbohydrates, protease, lipase and nucleus. ये टेबल दिया गया है केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ बैक्टीरियल एंड मैमेलियन सेल का। ये आपकी बुक में भी दिया गया है, मैंने आपको यहाँ पर भी दिखा दिया, आप इसकी खुद ही स्टडी कर लीजिएगा। Our next topic is importance of water. Water कितना important है? Water is the most important part of our life. ज़मीन का जो है 2/3 या 2/3 से भी ज़्यादा हिस्सा जो है पानी से कवर होया हुआ है। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर 70% वाटर है। और अगर हम देखें कि सीड्स में और बोन्स में 20% वाटर होता है, जबकि ब्रेन सेल्स में 85 to 90% वाटर है, और जेलीफिश में 99% वाटर होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर डैट मेक इट द क्रेडल ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का जो है मेन जो हमारा जो है सोर्स ऑफ लाइफ क्या है? वाटर। मेन सोर्स ऑफ लाइफ इज़ वाटर। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? हाई पोलैरिटी, द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स, वो क्या कहलाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, और जिनके दरमियान जो है इक्वल शेयरिंग हुई हो। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो पोलर बॉन्ड नहीं बल्कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। जबकि वाटर के केस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इक्वल शेयरिंग नहीं हुई, इसलिए तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इसलिए जो उनका कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर है। अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मेकिंग इट पार्शियली नेगेटिव एंड द अदर एटम partially positive. Thus, in water, the oxygen atom actually has a slight negative charge, and each hydrogen atom has a slight positive charge, even though water as a whole is neutral because of its polar covalent bonds. Water is a polar molecule, i.e., it has a slightly negative pole and two slightly positive ones. This is polarity of water molecules, जो इसे क्या बनाता है? एक्सीलेंट और यूनिवर्सल सोलवेंट बनाता है फॉर द पोलर सब्सटेंसेस के लिए। आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें, पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज्ड ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो बी डिसॉल्व्ड इन वाटर. Such compounds, when dissolved in water, dissociates into two ions, positive and negative ions, and are in more favorable state to react with other molecules and ions. This is the reason why all chemical reaction in living beings occur in aqueous medium. उसके बाद हम चलते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. द पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मेक्स देम इंटरेक्ट विद ईच अदर. The charged regions on each molecule are attracted to oppositely charged regions on neighboring molecule, forming weak bonds, जो कि डायग्राम पे यहाँ पर दिखाया जा रहा है. Since the positively charged region in this special type of bond is always an hydrogen atom, तो बॉन्ड क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड. द बॉन्ड इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन बिकॉज अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इजीली ब्रोकन. इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि आसानी से ब्रेक हो जाता है. ये रहा हमारे पास ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके दरमियान ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है. बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर इज अ लिक्विड एट टेम्परेचर सुटेबल फॉर लाइफ. द हाई कोहेजन एंड एडिशन फोर्सेज ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर, विच इन टर्न मेक वाटर एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम. उसके बाद हम देखते हैं कोहेजन एंड एडेनियन फोर्सेस क्या हैं. कोहेजन फोर्सेस जो है अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स होती हैं, यानी दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस है वो कोहेजन है. लेकिन एडेनियन फोर्सेस क्या होती हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स और दूसरे पोलर सरफेसेस के दरमियान जो फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या कहलाती है? एडहियन कहलाती है. उसके बाद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे हीट कैपेसिटी क्या है. हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर में थोड़ा सा इंक्रीज लाने के लिए, थोड़ा सा बढ़ाव लाने के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है वो हीट कैपेसिटी कहलाती है. जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 1 डिग्री सेल्सियस इज 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है? 4.18 जूल के. वाटर हैज रिलेटिवली अ वेरी हाई हीट कैपेसिटी देन एनी अदर सब्सटेंस ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बिकॉज मच ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इज यूटिलाइज्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, therefore it does not manifest itself to raise the temperature of water. Hence, very large amount of heat can increase very little in temperature in water. Due to its high heat capacity, water works as temperature stabilizer or regulator for organism in the hot environment, and hence protects the living material against sudden thermal changes. उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान अल्फाज में लिखा गया है. आगे हम पढ़ते हैं क्या है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन. हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या कहलाता है? क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म. हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपराइज्ड. वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है? 574 कैलोरीज पर ग्राम. द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन
means a large amount of heat is required. A large amount of heat can be lost with minimum loss of water from the body. This high heat of vaporization of water that gives animals an efficient way to release excess body heat from the hot into the hot environment. When an animal, जब भी किसी भी जानदार को, किसी भी जानवर को पसीना आता है तो क्या होती है, उसकी बॉडी हीट वेपराइज हो जाती है पसीने की फॉर्म में और उससे कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, एवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 liter of water lowers the temperature of the remaining 998 ml by 998 milliliter water by 1 degree Celsius. उसके बाद जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन. क्या होती है, इट कैन बी डिफाइंड एज रिडक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेज. यानी ये वाटर और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेज जो कि पानी में रखे जाते हैं उनके दरमियान जो उनका कॉन्टैक्ट एरिया है उसको कम कर देता है. एग्जाम्पल क्या है, अगर हम कुछ ऑयल के ड्रॉप्स को वाटर के सोल्यूशन में डालें तो ऑयल के ड्रॉप्स जमा होकर एक सिंगल ड्रॉप बना लेते हैं. बायोलॉजिकली हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्लेस की रोल्स इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन. ये उसकी डायग्राम भी दी हुई है. उसके बाद पढ़ते हैं आयोनाइजेशन. द डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन. When water molecules ionizes, it releases an equal amount of यानी पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड नेगेटिव हाइड्रोक्साइल आयंस, दोनों की अमाउंट इक्वल होती है. और टेम्परेचर ये इक्विलिब्रियम का किस टेम्परेचर पे मेंटेन होते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस. एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस जो हैं अफेक्ट होते हैं और टेक पार्ट इन मैनी ऑफ द रिएक्शंस दैट अकर इन सेल्स. इट हेल्प्स टू मेंटेन और चेंज द pH ऑफ द मीडियम एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्पेसिफिक टेम्परेचर है. द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की, यानी हाइड्रोक्साइल और हाइड्रोजन आयन दोनों की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है. उसके बाद लोअर डेंसिटी ऑफ आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. बर्फ जो है पानी पे फ्लोट करती है. क्यों, क्योंकि जो बर्फ की डेंसिटी है वो वाटर से कम है. द रीजन इज दैट आइस हैज अ जायंट स्ट्रक्चर, उसका मैक्सिमम बड़ा स्ट्रक्चर है और उसके जो है इट शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स. दे आर अरेंज्ड लाइक अ लैटिस, जो कि डायग्राम में यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि लैटिस की फॉर्म में ये अरेंज हुआ हुआ है. इन फ्रीजिंग वेदर आइस फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ ponds and lakes, forming an insulating layer above the water below. This provides a living environment for some organisms until the ice melts. Organisms can also live under the ice, यानी organisms बर्फ के नीचे भी रह सकते हैं. उसके बाद हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. कार्बोहाइड्रेट्स का लिटरल मीनिंग क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन. सैकराइड्स भी इसे कहते हैं. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सैकरोन, जिसका मतलब है शुगर. केमिकल नेचर, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट्स. जनरल फार्मूला इसका है CxH2O. इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स. यहाँ पर तीनों का कंपैरिजन दिया गया है. कैरेक्टर पहले बताएंगे, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड. सैकराइड यूनिट की अगर हम बात करें, मोनोसैकराइड 1 है, ओलिगो में 2 to 10 आ जाते हैं, पॉली में मोर देन 10 आते हैं. कॉमन नेम की अगर हम बात करें, मोनोसैकराइड सिंपल शुगर है, जबकि ओलिगो कॉम्प्लेक्स शुगर है और पॉली मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर. टेस्ट ये स्वीट होता है, वो लेस स्वीट है और टेस्ट लेस है. सोल्यूबिलिटी इन वाटर इजीली सोल्यूबल. ओलिगो लेस सोल्यूबल है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन आ जाएंगे, लेकिन पॉली जो सैकराइड जो मैनी कार्बन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10, इट इज़ इनसोल्यूबल. Hydrolysis can be hydrolyzed, cannot be hydrolyzed, can be hydrolyzed, yield 2 to 10 monosaccharides, can be hydrolyzed, yield at least 11 monosaccharide. अगर हम इनके जनरल फार्मूलाज पढ़ें तो जनरल फार्मूला ऑफ द मोनोसैकराइड इज CnH2ON आ जाएगा, ओलिगोसैकराइड का CnH2ON-1 और पॉलीसैकराइड CxH2O जो कि CxH2O इट इज आल्सो द कॉमन यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. Classification: Monosaccharides are classified on the basis of the number of carbon atoms, oligosaccharides on the basis of the monosaccharide units, and polysaccharides are classified on the basis of the structural complexity and relation. Function की अगर हम बात करें, monosaccharide provide energy converted to glycogen for storage, oligosaccharide excess is stored as fat और polysaccharide का function क्या है, used in the synthesis of many complex molecules. Sources: monosaccharide के sources में आ जाते हैं fruits and vegetables, oligosaccharide के sources में sugar cane, beetroot, melon, milk, polysaccharide के sources में rice, cereals and bread. और तीनों की अगर हम एग्जांपल्स देख लें तो उसकी एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. ओलिगोसैकराइड की एग्जांपल में आ जाएगा सुक्रोज, मैल्टोज एंड लैक्टोज. और पॉलीसैकराइड की एग्जांपल में आ जाएगा स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, डेक्स्ट्रिन, एगर एंड पेक्टिन. अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम मोनोसैकराइड का टॉपिक देखते हैं. Monosaccharides क्या, in nature monosaccharide with 3 to 7 carbon atoms are found. All carbon atoms in a monosaccharide except one have a hydroxyl group. The remaining carbon atom या तो वो aldehyde group होगा या keto group होगा. The sugar with aldehyde group is called aldo sugar and the sugar with the keto group is called keto sugar. अगर carbonyl carbon aldehyde है and attached to the carbon 1, then monosaccharide is known as aldose. और अगर carbonyl group जो है ketone है और carbon 2 पे अटैच है तो वो क्या कहलाएगा, कीटोज. क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ मोनोसैकराइड्स हम देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन किया है, ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस, क्योंकि ये 3 to 7 कार्बन एटम्स पे कंसिस्ट है. फार्मूलाज इनके दिए गए हैं, एल्डोसिस, केटोसिस, इनके नाम दिए गए हैं, एल्डोस शुगर के भी, कीटोस शुगर के भी, और उनके फंक्शंस बताए गए हैं.
सबसे पहले देख लेते हैं ट्रायो C3H6O3 ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आगे टेट्रो C4H8O4 एल्डोज शुगर का नाम है एरिथ्रोज और कीटोज शुगर का नाम है एरिथ्रूलोज इंटरमीडिएट्स इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। पेंटोज पेंटोज का एल्डोज शुगर का नाम है राइबोज और अगर एक ऑक्सीजन मींस एक ऑक्सीजन और रिमूव कर दें तो डीऑक्सीराइबोज और कीटोज शुगर का नाम है राइबोलोज। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर द कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए और राइबोलोज इज इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। हेक्सोज हेक्सोज शुगर हेक्सोज की एल्डोज शुगर का नाम है ग्लूकोज गैलेक्टोज और कीटोज शुगर का नाम है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज इज रेस्पिरेटरी फ्यूल, फ्रुक्टोज इज इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन, गैलेक्टोज इज कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर। हेप्टोज हेप्टोज की एल्डोज शुगर हो गई ग्लूकोहेप्टोज और कीटोज हो गई सीडोहेप्टुलोज इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस। उसके बाद ये ट्रायोसिस शुगर का जो ट्रायोसिस का स्ट्रक्चर दिया गया ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। Ribose forms a 5-carbon ring structure called ribofuranose in solution, while glucose forms a 6-corner ring structure called glucopyranose in solution। यहाँ पर जो है मेन पॉइंट्स बताए गए हैं, ये आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स बीइंग अबंडेंट इन ग्रेप्स फिग्स एंड डेट्स। इन फ्री स्टेट हो गया, ठीक है। आवर ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 0.08% ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस स्टार्च सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन प्रोड्यूसेस ग्लूकोज फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 717.6 किलो कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज्ड। मोनोसैकेराइड्स आर यूजुअली फाउंड इन ओपन चेन स्ट्रक्चर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब उन्हें वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, रिंग चेन स्ट्रक्चर में। जैसे हम यहाँ पे राइबोस की एग्जांपल देख लेते हैं और ग्लूकोज की। राइबोस देखिए ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर था और फिर ये रिंग चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग राइबोस C5HNO5 एज एन एग्जांपल। इट कैन एग्जिस्ट इन एन ओपन चेन स्ट्रक्चर इन ड्राइड फॉर्म। लेकिन जब ये रिंग चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ तब ये एक्वस मीडियम में था। व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द ऑक्सीजन एटम फ्रॉम एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट्स विद द सेकंड लास्ट कार्बन i carbon 4 in case of ribose। In this way oxygen atoms forms are linked between C1 and C4 while the OH group of C4 is shifted to C1। after this modification ring structure of ribose is formed। इसी तरह ग्लूकोज की एग्जांपल है, यहाँ पर भी मॉडिफिकेशन होगी, अल्फा ग्लूकोज से बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। अगर ये हमारे पास ये जो OH नीचे की तरफ है अगर इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन जो इस तरफ है ये हमारे पास क्या है एल ग्लूकोज नहीं बल्कि ये डी ग्लूकोज है। लेकिन अगर इस ऑक्सीजन की जगह हम इधर इसकी रिप्लेस करके इधर ले आए, ये दोनों आपस में पोजीशंस जो है इन दोनों की रिप्लेस हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, डी ग्लूकोज। यानी अगर ऑक्सीजन की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड पे है तो वो एल ग्लूकोज है और राइट साइड पे है तो वो डी ग्लूकोज है। एल ग्लूकोज जो है वो आर्टिफिशियल होता है जबकि डी ग्लूकोज जो है वो नेचुरल होता है। स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। स्टीरियोआइसोमेरिज्म आर मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम मोलेकुलर फॉर्मूला एंड डिफर ओनली इन हाउ एटम्स आर अरेंज्ड इन 3-dimensional space। Enantiomers is a type of stereoisomers in which molecules are known superimposable mirror image। This means that the molecules are mirror image but they cannot be placed on the top of one another। जैसा कि एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज हैं। These are the examples of the stereoisomerism in glucose। Laboratory manufactured artificial sweeteners जिसमें ये एल ग्लूकोज आ जाते हैं, एल शुगर्स आ जाती हैं, ये क्या होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं और लेबोरेटरी में सिंथेसाइज की जाती हैं। जबकि डी ग्लूकोज जो है नेचुरली एक्सिस्ट करती हैं। उसके बाद हम चलते हैं ओलिगोसैकेराइड। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ओलिगोसैकेराइड में 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स कंबाइन टू फॉर्म ओलिगोसैकेराइड। कौन से बॉन्ड की मदद से, कोवलेंट बॉन्ड। जिसकी कोवलेंट बॉन्ड की फर्दर एग्जांपल है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस यूज होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड 2 to 10 होते हैं यानी डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड 2 डेकासैकेराइड तक बन सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड डाइसैकेराइड क्या होते हैं, जब 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन होते हैं तो डाइसैकेराइड बनाते हैं। ये किसकी किस्म है, ओलिगोसैकेराइड की। डाइसैकेराइड जो है लेस स्वीट होते हैं और लेस सोल्यूबल होते हैं इन वाटर में। दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड। एग्जांपल आ जाएगी मेल्टोज लैक्टोज सुक्रोज। जनरल फार्मूला किया डाइसैकेराइड का C12H22O11। आप देख लेते हैं हम सुक्रोज मेल्टोज एंड लैक्टोज एग्जांपल देख लेते हैं। सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज बनता है तो उसमें मिलते हैं तो सुक्रोज बनता है और वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, इट मींस दैट इट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। मेल्टोज में अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज मिलते हैं और मेल्टोज बनता है, वाटर रिलीज हो रहा है, इट इज आल्सो कंडेंसेशन रिएक्शन। लैक्टोज में अल्फा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज मिलते हैं और बीटा गैलेक्टोज मिलते हैं तो क्या बनता है, लैक्टोज, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर भी रिलीज हो रहा है। सब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास सुक्रोज। इट इज कॉमनली नोन एज कैन शुगर। इट इज वाइडली यूज्ड एज स्वीटनर एट होम्स फॉर मेकिंग स्वीट डिशेस। In plant, sucrose is called transport disaccharide as prepared food in plant is transported in the form of sucrose. It is very soluble and can therefore be moved efficiently in higher concentration in plants. It is also relatively unreactive chemically. The sucrose is formed by the condensation of glucose and fructose यानी अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज मिलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सुक्रोज। और कौन सा बॉन्ड बनेगा, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। इसी तरह मेल्टोज, इसको हम मेल्ट शुगर कहते हैं। इट इज एन इंटरमीडिएट डाइसैकेराइड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। मेल्टोज इज फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स।
मेल्टोज इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज, 2 अल्फा ग्लूकोज मिलेंगे तो क्या बनेगा मेल्टोज, कौन सा बॉन्ड बनेगा अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, इट इज आल्सो नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। लैक्टोज इट इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर, द लैक्टोज इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। इसमें क्या होगा, इसमें भी जो है द OH ग्रुप C1 ऑफ ग्लैक्टोज से क्या होगा, कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लैक्टोज क्या देगा OH ग्रुप देगा, और कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज भी हमें हाइड्रोजन ग्रुप देगा, और इससे जो है वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और बॉन्ड जो बनेगा वो क्या है बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसके बाद हमने कहना व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या रिड्यूसिंग शुगर, एनी कार्बोहाइड्रेट जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरों को रिड्यूस करने की एबिलिटी रखती हो वो क्या कहलाती है रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड 2 ऑफ द डाइसेक्राइड मेल्टोज एंड लैक्टोज आर द एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो ना तो खुद ऑक्सीडाइज हो और ना ही दूसरों को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती हो वो क्या कहलाती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसकी एग्जांपल आ जाएगी डाइसेक्राइड्स, सुक्रोज एंड पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पॉलीसेक्राइड्स की अगर हम बात करें दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। होमो जो एक जैसे जो है मोनोमर से मिलकर बनी हो, मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हो तो वो पॉलीसेक्राइड होमोपॉलीसेक्राइड है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हो तो वो हेटेरोपॉलीसेक्राइड है। दोनों में प्रोसेस क्या होगा कंडेंसेशन ही होगा। होमोपॉलीसेक्राइड की एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन। हेटेरोपॉलीसेकेराइड की एग्जांपल में आ जाएगा एगर, पेक्टिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। उसके बाद हमने कहना है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल आ जाएगी स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, और स्ट्रक्चरल की एग्जांपल आएगी सेलुलोज एंड काइटिन। आगे हमने डिटेल में पढ़ते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन को। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सरप्लस स्टोरेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अकर्स इन विच फॉर्म, अकर्स इन विच पार्ट। डिटेल में पढ़ेंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन को। सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्च। स्टार्च क्या है, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड जो कि हंड्रेड्स ऑफ अल्फा ग्लूकोसिस से मिलकर बनता है। इट इज़ द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स। इट इज़ मेनली स्टोर्ड, कहाँ पर मेनली स्टोर्ड होता है रूट्स या सीड्स में। सीरियल, ग्रेन्स एंड पोटैटो ट्यूबर्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ स्टार्च इन ह्यूमन डाइट। स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट होता है ओरल कैविटी में एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूटिलाइज होता है एमाइलेज। अगर हाइड्रोलिसिस का जो है प्रोसेस किया जाए तो ये क्या बनाता है पहले मेल्टोज बनाता है, और उसके बाद मेल्टोज इस फर्दर जो है कन्वर्ट होता है किसमें ग्लूकोज में, लेकिन किसकी मदद से मेल्टेज एंजाइम की मदद से। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ गिवन सैंपल कैन बी कंफर्म्ड बाय द आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट की जब इसकी कंफर्मेशन होती है तो ये कौन सा कलर देते हैं इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है हमारे पास दो तरह के स्टार्चेस हैं एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। डिफरेंस बिटवीन द एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस, सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे एमाइलोज क्या है एमाइलोपेक्टिन क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर को देख लें एमाइलोज अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज आएगा। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की अगर हम बात करें एमाइलोज में 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1 4 और अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। एमाइलोज सोल्यूबल इन हॉट वाटर, जबकि एमाइलोपेक्टिन इनसोल्यूबल इन हॉट एज वेल एज कोल्ड वाटर। मोनोमर यूनिट्स की अगर हम बात करें तो दोनों अल्फा ग्लूकोसिस से ही मिलकर बनते हैं। ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर आ गया। एमाइलोज हमारे पास अनब्रांच्ड था जैसा कि, और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हमारे पास क्या, ग्लाइकोजन भी हमारे पास एक ब्रांच्ड चेन ऑफ स्ट्रक्चर है लाइक स्टार्च। ग्लाइकोजन इज आल्सो होमोपॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ अल्फा ग्लूकोसिस, अल्फा ग्लूकोसिस से ही मिलकर बनती है, और इसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है। ये कहाँ स्टोर होती है लिवर और मसल्स में स्टोर होती है, और ये भी आयोडीन टेस्ट देती है जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेड कलर होता है। इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन रिजेंबल विद एमाइलोपेक्टिन स्टार्च। एमाइलोपेक्टिन के साथ जो है इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करते हैं क्योंकि ये ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज है, बट इट हैज़ मच मोर ब्रांचिंग देन एनी जो है देन एमाइलोपेक्टिन। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स ऑन अर्थ, और जो है ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है, और इसके ये जो है अल्फा ग्लूकोज से मिलकर नहीं बनता बल्कि ये बीटा ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ये भी आयोडीन सोल्यूशन नहीं देता, ये आयोडीन सोल्यूशन में कोई कलर नहीं देता। It is a structural carbohydrate of plants as it is a major constituent of the plant cell wall. Cotton and paper are the purest form of cellulose. Cellulose shows no color with iodine solution. Structures of cellulose resemble with the amylose starch because क्यों ये amylose starch से resemble करते हैं क्योंकि ये unbranched chain of glucose है. It has unbranched structure but it has beta 1 for glycosidic linkage between the glucose residues. Cellulose cannot be digested in a human body but it has to be taken into diet because it works as roughage or fiber, so it prevents abnormal absorption of food in intestine. However, herbivores
or animals have some symbiotic bacteria that secrete cellulose enzyme for its digestion. Upon hydrolysis सबसे पहले क्या बनाएंगे, डाइसेक्राइड सेलुबायोज और सेलुबायेज एंजाइम एक्ट करेगा जिसकी वजह से सेलुबायोज इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये उसका स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद काइटिन, काइटिन क्या है, इट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ कौन था, सेलुलोज, एंड द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ कौन है हमारे पास, काइटिन। काइटिन भी होमोपोलीसेकेराइड है और स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाए जाते हैं, सेल वॉल ऑफ फंजाई में, एंड इट आल्सो इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। Due to the occurrence of chitin in fungal cell wall, it is also known as fungal cellulose. Chitin क्या है, it is the derivative of N-acetyl-glucosamine monomers. इसके monomers का नाम है N-acetyl-glucosamine जो कि modified form of glucose है. It has an unbranched structure and its monomers किससे जुड़े होते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जो हैं इसके monomers आपस में ज्वाइन होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। बॉन्ड कौन सा है, ग्लूकोसामाइन। Our next topic is protein. Expression of protein क्या है, पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन्स पॉलीमर हैं, किससे बने होते हैं, मोनोमर्स से मिलके मोनोमर्स। और मोनोमर्स क्या कहलाते हैं, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ज़्यादातर ये क्या कंटेन करते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कुछ प्रोटीन हैं जिसमें फॉस्फोरस और सल्फर भी होता है, लेकिन फ्यू प्रोटीन्स, वेरी फ्यू प्रोटीन्स हैव आयरन, आयोडीन एंड मैग्नीशियम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मॉलिक्यूल। प्रोटीन्स आर द मोस्ट abundant organic compounds to be found in cells and comprise over 50% of their total dry weight, यानी टोटल ड्राई वेट का 50% किस में होता है, प्रोटीन्स में। अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें, अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स को। दे ऑल हैव अ सेंट्रल कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू एन अमाइन ग्रुप NH2 एंड अ कार्बोक्साइलिक एसिड ग्रुप COOH। चर देखें, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास प्रोटीन का, अमाइनो एसिड का। ये आर हमारे पास जो है ये आर ग्रुप है जो कि डिफरेंट दिस ग्रुप वेरीज इन डिफरेंट अमाइनो एसिड, इट इज़ नोन एज आर ग्रुप। और ये क्या करते हैं, साइड चेन के तौर पर एक्ट करते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। ये कार्बन है, मेन कार्बन, कार्बन के साथ ये NH2 ग्रुप है और यहाँ पर ये COOH ग्रुप है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अमाइनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये अमाइनो एसिड्स डिफरेंट होते हैं, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेरिएबल ग्रुप आर। दे ऑल हैव अ सेंट्रल कार्बन एटम, किससे बॉन्डेड होते हैं, एक अमाइन ग्रुप से और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। इट इज़ दीज टू ग्रुप्स विच गिव अमाइनो एसिड्स देयर नेम, यानी अमाइनो एसिड्स में दोनों NH2 और COH ग्रुप तो सेम ही रहते हैं, लेकिन जो आर ग्रुप है वही वेरिएबल ग्रुप होता है जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स के नाम चेंज होते रहते हैं। There are 20 different amino acids which occur in the proteins of living organisms, all with a different R group. About 170 types of amino acids have been found to be occur in cells and tissues. Two simplest amino acid कौन कौन से हैं, ग्लाइसिन एंड एलानिन। और एलानिन जो है उसमें जबकि ग्लाइसिन इट इज़ मोस्ट सिंपल, सबसे सिंपल जो है ग्लाइसिन है। और अगर दोनों आ जाए तो हम कहेंगे बोथ। वेरी स्मॉलेस्ट साइड चेन अकर्स इन एलानिन। ये उसका स्ट्रक्चर आ गया किसका, सिस्टीन का। सिस्टीन क्या है, स्टडी टिप में देख लेते हैं। सिस्टीन, cysteine has a sulfohydryl group that will react with other cysteines in a protein to create disulfide bridges that stabilize the protein structure. टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। असेंशियल कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते और हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, वो एसेंशियल कहलाते हैं। और जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। द अमाइनो एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑल द अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन, दीज मस्ट बी प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइट। एग्जाम्पल आ जाएगी ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, मैथियोनिन एंड फिनाइल एलानिन। जबकि नॉन असेंशियल की एग्जाम्पल में एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड जो कि हमारी बॉडी बनाती है। डाइपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड की अगर हम बात करें, प्रोटीन्स का में जो बॉन्ड बनता है, दो प्रोटीन्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, यानी दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रिएक्शन में। उसके बाद हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड नाइट्रोजन ऑफ द अमाइनो ग्रुप के दरमियान है। अ प्रोडक्ट ऑफ टू अमाइनो एसिड्स इज फॉर्म्ड विच इज़ नोन एज डाईपेप्टाइड। अगर ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। ये रिएक्शन देख लेते हैं, ग्लाइसिन और एलानिन के दरमियान है। ग्लाइसिन में आर ग्रुप जो है, आर की जगह जो है हाइड्रोजन होता है, लेकिन एलानिन के स्ट्रक्चर में आर की जगह CH3 यानी मिथाइल ग्रुप होता है। और इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस होते हैं रिएक्शन यहाँ पे। डाईपेप्टाइड हैज़ टू एंड्स, वन इट इज़ कॉल्ड अमाइनो ग्रुप एंड द अदर इट इज़ कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। हमेशा जो है आने वाला ग्रुप कहाँ से अटैच होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड से अटैच होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। और अगर रिवर्सिबल, जब ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो हाइड्रोलिसिस अकर होगी और वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट्स। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स देखते हैं। स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन इन प्रोटीन्स, द प्रोटीन स्ट्रक्चर इज स्टडीड एट 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। सबसे पहले हम इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं। द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेज द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। किसने डिस्कवर किया था, F. Sanger in 1954 was the first scientist who determined the sequence of amino acid in a protein molecule. The size of protein molecule
मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर एंड टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। हमारे पास दो तरह के जो हैं एग्जाम्पल दी गई है, इंसुलिन और हीमोग्लोबिन की। इंसुलिन क्या हार्मोनल प्रोटीन है या रेगुलेटरी प्रोटीन है। इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड होते हैं, जिसके अल्फा चेन में 21 जाते हैं और बीटा चेन में 30 जाते हैं। अगर हमें इनके डाइपेप्टाइड बॉन्ड्स फाइंड करने हैं तो हम 21 में से 1 माइनस कर देंगे 20, यानी 51 में से 2 माइनस करेंगे 49, क्योंकि इसकी 2 चेन्स हैं। इसी तरह हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स हैं, अल्फा चेन में 141 जाते हैं, 141 मल्टीप्लाई बाय 2, जबकि बीटा चेन में 146 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे। अगर हमने इनके बॉन्ड्स फाइंड करने हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फाइंड करनी है, यानी डाइपेप्टाइड्स, अगर हमने इनमें पेप्टाइड बॉन्ड फाइंड करने हैं तो हम इनकी टोटल चेन्स को 574 अमाइनो एसिड्स है ना, इनमें से टोटल चेन को माइनस कर देंगे। अगर 2 अल्फा चेन है हमारे पास, 2 बीटा चेन है, टोटल हमारे पास है 4, 574 माइनस 4 करेंगे 570, हमारे पास क्या आ जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स। उसके बाद हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द अमाइनो एसिड सीक्वेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ये है कि अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसा कि हम एग्जांपल पढ़ते हैं यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन की। पॉइंट म्यूटेशन या सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है, इसको स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ अ सीरियस डिसऑर्डर इन विच द बॉडी में एक सीरियस सिकल और क्रेस्टेड शार्प रेड ब्लड सेल्स सिकल सेल्स कंटेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कार्ड सिकल हीमोग्लोबिन आ जाएगा। सिकल हीमोग्लोबिन causes the cells to develop a sickle or crescent shape. Sickle cells are stiff and sticky that they tend to block blood flow in the blood vessels of the limbs and organs. Blocked blood flow can cause pain and organ damage. Sickle cell anemia is caused by a point mutation in beta globin gene, in which only one organ damage. Sickle cell anemia is caused by a point mutation in beta globin gene, in which only one nucleotide is replaced by another, which causes a change in the amino acid sequence of the beta chain of hemoglobin. Shows only one difference from hemoglobin I. Glutamic acid is replaced by valine at position 6 in the beta chain. यानी किसी भी एक अमाइनो एसिड के भी अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो पूरा का पूरा जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द रेगुलर कोइलिंग फोल्डिंग ऑफ द चेन ऑफ द अमाइनो एसिड्स ई.जी. एन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स इज अ वेरी यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर विद 3.6 अमाइनो एसिड इन ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स। द हेलिकल स्ट्रक्चर इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग अमाइनो एसिड। बीटा प्लेटेड शीट, इसमें दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा बीटा प्लेटेड शीट्स। उसके बाद हम चलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है। टर्शरी स्ट्रक्चर इट इज़ अ कम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल resulting from the three-dimensional coiling of the already folded chain of the amino acid. टर्शरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में मेन पॉइंट है 3 डायमेंशनल कॉइलिंग। उसके बाद इसमें हमारे पास 4 तरह के बॉन्ड्स आ जाते हैं, पहला आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और वीक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जबकि हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो है वीक नहीं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगे। Quaternary structure, it is a three-dimensional arrangement of the two or more polypeptide or of a polypeptide and a non-protein component such as heme in a protein molecule. In many highly complex proteins, polypeptide tertiary chains are aggregated and held together by hydrophobic interactions, hydrogen and ionic bonds. The specific arrangement is the quaternary structure. Hemoglobin is the oxygen-carrying protein of red blood cells, exhibits such a structure. Difference between fibrous and globular proteins. Fibrous protein जो है fibrous form में होती है, globular spherical और ellipsoidal होती है। फाइबर प्रोटीन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ग्लोब्यूलर जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। अगर फाइबर प्रोटीन की बात करें तो वो इंसोल्यूबल होती है वाटर में, नॉन क्रिस्टलाइन होती है, इलास्टिक होती है, स्ट्रक्चरल होती है, स्टेबल होती है। एग्जांपल आ जाएगी कोलेजन, फिब्रिनोजन, सिल्क फाइबर्स, मायोसिन, फिब्रिन, केराटिन। जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वो क्या होती है, वाटर में सोल्यूबल होती है, क्रिस्टलाइज्ड होती है, इनइलास्टिक होती है, फंक्शनल होती है और अनस्टेबल होती है। एग्जाम्पल चैनल प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन। रोल ऑफ प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन आवर लाइफ, इन आवर सेल्स। They are involved in the virtually all cell functions. Each protein within the body has a specific function. Some proteins are involved in sport or composition of body has a specific function. Some proteins are involved in sport or composition of a body parts has structural roles, while others are involved in physiological activity such as functional roles. सबसे पहले लिस्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स कौन से होते हैं। इंजाइम्स क्या करते हैं, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस। जबकि हार्मोन्स क्या करते हैं, रेगुलेट द बायोकेमिकल रिएक्शंस या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल, कैल्शियम लेवल, डाइजेशन, फूड, ब्लड प्रेशर, etc. फर्दर एंटीबॉडीज़ वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं एंटीजन्स के खिलाफ। हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की भी कुछ हद तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिब्रिनोजन क्या होता है, इट इज़ फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ओवेल्बुमिन एंड सीजीन, ओवेल्बुमिन इज फाउंड इन एग वाइट्स एंड सीजीन इज अ मिल्क बेस्ड प्रोटीन। बोथ ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, कोलेजन इट एस्टैब्लिशेस द मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। इलास्टिन प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर कनेक्टिव टिश्यूज सच एज टेंडन्स एंड लिगामेंट्स।
टेंडन्स क्या करती है, मसल्स और बोन को कनेक्ट करती है। लिगामेंट्स बोन को बोन से कनेक्ट करती है। केराटिन इट स्ट्रेंथन्स प्रोटेक्टिव कवरिंग सच एज हेयर्स, नेल्स, क्विल्स, फीदर्स, हॉर्न्स, ब्रीक्स, सीटीसी, हिस्टोन प्रोटीन्स। इट अरेंज द डीएनए इनटू द क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लिपिड्स। लिपिड्स क्या करते हैं, इट लिपिड्स आर heterogeneous group of compound that includes fats, oils, waxes and fat like molecules, steroids found in the body. They are non-polar molecules. Most lipids are insoluble in water. ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो सकते हैं। लिपिड्स जो है एलिमेंट्स कंटेन करते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड समटाइम्स फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन भी आ जाता है। दे आर इंटरमीडिएट साइज मॉलिक्यूल्स, डू नॉट अचीव द giant size of the polysaccharides, proteins, amino acids, nucleic acids. Lipids are the chief means of long-term energy storage in animals. Lipids have higher proportion of carbon hydrogen bonds and very low proportion of oxygen. Lipids store double the amount of energy as compared to the amount of any carbohydrate. Triasterine, it is a simple liquid. Molecular formula क्या है, C57H110O6. In general, lipids are components of cell membrane. Phospholipid आ गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। कोलेस्ट्रॉल क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। लिपिड एक्ट्स एज एनर्जी स्टोर्स, जिसकी एग्जांपल आ जाएगी ट्राइग्लिसराइड्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स आर लिपिड्स। लिपिड्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन, वाटरप्रूफिंग, इंसुलेशन एंड buoyancy. सबसे पहले लिपिड्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास क्या है, एसाइल ग्लिसरॉल्स। एसाइल ग्लिसरॉल्स यानी इनका दूसरा नाम है फैट्स। केमिकली एसाइल ग्लिसरॉल्स किससे बने होते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। द रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। एसाइल ग्लिसरॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल यानी ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल में हम अल्कोहल की एग्जांपल ले लेते हैं एथेनॉल की। एसिटिक एसिड के साथ जब ये कंबाइन होगा क्या बनाएगा, ईस्टर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जहाँ भी रिलीज होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। और इसके दरमियान जो है यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। और बॉन्ड कौन सा बन रहा है, जो है यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है। मेथनॉल और एथेनॉइक एसिड का रिएक्शन होगा। मेथनॉल यानी अल्कोहल से क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन। और एथेनॉइक एसिड यानी एसिड से हाइड्रोजन OH रिलीज होगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। प्रोडक्ट में मिथाइल इथेनोएट प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। स्टेडी टिप हमारे पास हाइड्रोजन इज रिलीज फ्रॉम अल्कोहल एंड OH फ्रॉम एसिड कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। मोस्ट वाइडली सेपरेट एसाइल ग्लिसरल इज आल्सो नोन एज ट्राई एसाइल ग्लिसरल। क्या कहलाता है, ट्राइग्लिसराइड्स और न्यूट्रल लिपिड्स। ये रिएक्शन दिया गया है, 3 फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जब आपस में मिलेंगे एंजाइम एक्ट करेगा, ईस्टर बॉन्ड बनेगा, रिएक्शन होगा स्टेरिफिकेशन, प्रोडक्ट बनेगा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज होंगे। प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, प्रोसेस इज नोन एज स्टेरिफिकेशन। उसके बाद हम चलते हैं फैटी एसिड्स। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्या कहलाते हैं, आंसर लिक्विड अनसैचुरेटेड होते हैं और प्लांट्स में पाए जाते हैं। सॉलिड सैचुरेटेड होते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड्स क्या है, फैटी एसिड्स कंटेन इवन नंबर यानी 2 to 30 ऑफ कार्बन आइटम्स स्ट्रेट चेन में अटैच विद हाइड्रोजन एंड हैविंग एन एसिडिक ग्रुप COOH। सोलिबिलिटी ऑफ फैटी एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स, सोलिबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं जैसे जैसे कार्बन आइटम्स चेन में इंक्रीज होता जाता है। फैट्स एंड ऑयल्स वाटर से लाइटर होते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.8 के अराउंड। Each fatty acid is represented by RCOOH, where R is a hydrocarbon tail. When a glycerol molecule combines chemically with one fatty acid, it is known as monoacyl glycerol. अगर 2 फैटी एसिड से अटैच होगा डाईएसाइल ग्लिसरॉल। अगर 3 फैटी एसिड से अटैच होगा तो इट इज नोन एज ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। उसके बाद चलते हैं डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, स्ट्रेट चेन होते हैं, सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल आ जाएगी फैट्स एनिमल्स में पाए जाते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, रिंग होते हैं, रिंग चेन स्ट्रक्चर रिंग होता है और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है। लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ऑयल्स होते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगी और कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड जैसे ये एसिटिक एसिड C2, ब्यूटाइरिक एसिड C4, ये हमारे पास क्या सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद वैक्सेस क्या है, वैक्सेस आर हाईली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। वैक्सेस आर वाइड स्प्रेड एज प्रोटेक्टिव coatings on fruits and leaves. Chemically, waxes are the mixtures of long chain alkanes with odd number of carbon atoms ranging from C25 to C35 and alcohols, ketones and esters of long chain fatty acids. They also provide water barrier for insects, birds and animals such as sheep. Terpenoids yeah, they are a very large and important group of compounds which are made up of simple repeating units. कौन से units are repeating units, isoprenoid unit है, फार्मूला आ जाएगा C5H8। एग्जाम्पल आ जाएगी रबर, कैरोटिनॉइड्स, स्टीरॉइड्स, टर्पीन्स। टर्पिनॉइड्स क्या है, लिपिड की क्लास है जो कि जिनमें कोई फैटी एसिड्स नहीं होती। इसकी एग्जांपल आ जाएगी कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन, एस्टेरॉइड हार्मोन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्पिनॉइड्स। उसके बाद हम चलते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास हैं, फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉस्फैटिडिक एसिड। फॉस्फोलिपिड कैसे बनते हैं, व्हेन फॉस्फैटिडिक एसिड कंबाइन विद वन ऑफ द 4 अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज कोलिन, एथेनॉल, अमीन, इनोसोटियोल एंड सीरीन। जब ये इन चारों में से किसी भी के साथ मिलता है तो क्या बना देता है, फॉस्फोलिपिड। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फैटिडिल कोलिन, जिसे हम लेसिथीन भी कहते हैं। जब कोलिन जो है फॉस्फेट ग्रुप ऑफ फॉस्फैटिडिक एसिड से कंबाइन
होगा तो क्या बनेगा, लेसिथीन। वन एंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंटेनिंग द फॉस्फेट ग्रुप एंड एडिशनल कंपाउंड इज हाइड्रोफिलिक। यानी हम ये स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। ये हमारे पास है फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। ये उसका क्या है, पोलर एंड है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक रीजन, फॉस्फेट कंटेनिंग रीजन है। जबकि ये हमारे पास नॉन पोलर रीजन है, हाइड्रोफोबिक कहलाता है। और ये हमारे पास इसमें यहाँ पर फैटी एसिड्स होते हैं। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। उसके बाद ये देख लेते हैं फॉस्फैटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। और ये आ जाएगा फॉस्फैटिडल्कोलिन, मोस्ट अबंडेंटली फाउंड है जो पाई जाती है। इसका दूसरा नाम हमारे पास है लेसिथीन। सेडेटिव देख लेते हैं। जब तीन फैटी एसिड्स एक ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। दो फैटी एसिड वन ग्लिसरॉल फॉस्फेट ग्रुप मिलेंगे तो फॉस्फैटिडिक एसिड बनेगा। टू फैटी एसिड्स वन ग्लिसरॉल वन फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजन बेस मिलेगा तो क्या बनेगा, फॉस्फोलिपिड्स बनेंगे। फॉस्फेटिडल्कोलिन लेसिथिन इज वन ऑफ द कॉमन फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन जो है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। आगे हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल्स व्हेन ज्वाइंड बाय अदर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल आ जाएगी ग्लाइकोलिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं कंटेनिंग वन और मोर सिंपल शुगर इन कनेक्शन विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड और अल्कोहल। वे कहाँ पाए जाते हैं, इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड माइलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर्स एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हैं, वे जब प्रोटीन जो है कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं किसी कार्बोहाइड्रेट से, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल्स, दे फंक्शन एज हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड रिसेप्टर्स। The blood group antigens containing glycoproteins are also play an important role in blood grouping. Lipoproteins क्या होते हैं, जब प्रोटीन्स जो हैं these are formed by the combination of the protein with the phospholipid. Phospholipid protein complexes are widely distributed in plant and animal material में widely distribute होते हैं. They occur in milk, blood, cell nucleus, egg yolk membrane and chloroplast of the plant. Nucleoproteins consist of simple basic proteins and nucleic acid. They are found in the chromosomes and ribosomes. इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी। डिटेल में ये ज़्यादातर जो है थ्योरी वाइज है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।